सबसे बड़ा कॉमिक कौन है? मुझे नहीं लगता कि कोई सबसे बड़ा कॉमिक ऑफ ऑल टाइम है। क्या ये नॉर्म मैकडोनाल्ड्स है? नॉर्म मैकडोनाल्ड निश्चित रूप से महान लोगों में से एक थे। वैसे उस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के रूप में जो मौत और मौत के डर से मोहित है, मुझे लगता है कि आपके मरने के बाद एक विशेष रिलीज़ करना एक वास्तव में प्रतिभाशाली चीज़ थी। मुझे नहीं पता वो कैसे काम करता है, मैंने तुम्हारा स्पेशल नहीं देखा है। हाँ, इसे शायद नथिंग स्पेशल कहते हैं। जो कुछ नॉर्मन कहेंगे ऐसा लगता है। और ये बेसिकली उनके सामने है। मेरा मतलब है, मैं कल्पना करता हूँ कि वह इसे इस तरह एडिट नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि ये देखने में अधिक सुंदर बनाया गया है, जितना मुझे लगता है कि वह शायद इसे पसंद करता। ये वही है जो स्क्रीन के सामने होता है, जैसे एक जूम कॉल पर मजाक करते हुए, जैसे कोल्ड जोक्स के बिना। सच में? हाँ, और किसी तरह से जैसे उसके लिए, अगर आपको ड्राई डार्क ह्यूमर पसंद है तो ये काम करता है, क्योंकि ये लगभग खुद का मजाक उड़ा रहा है, उस गड्ढे का लगभग मजाक उड़ाना जिसमें हम अकेले फंसे थे। और क्योंकि वह अभी भी ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे वह ऑडियंस के सामने है, और लगभग ये मजाक बना रहा है कि ये वह चीज़ है जो हमें करने के लिए मजबूर किया गया है। मतलब ये काफ़ी समझदारी है, ये अच्छी तरह से किया गया है, चुटकुले वाकई अच्छे हैं, लेकिन ये आपको ये भी महसूस कराता है कि ऑडियंस की हंसी, ऑडियंस की एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक इंटीमेसी भी है, क्योंकि ये सिर्फ आप दोनों हैं, क्योंकि आप इसे सुन रहे हैं, आप जानते हैं कि कोई दर्शक नहीं है। हाँ। मुझे लगता है ये काफ़ी प्रतिभाशाली है, और वह है, निश्चित रूप से कुछ कॉमिक्स होते हैं जैसे, वे न केवल मज़ेदार हैं, लेकिन वे वास्तव में यूनिक भी हैं, और वे दोस्ती और इस तरह की चीज़ों के संदर्भ में नहीं, बल्कि कॉमेडी के संदर्भ में वे एक द्वीप हैं। हाँ। जैसे मिच हेडबर्ग शायद वही हैं। बेशक फिर बहुत से लोग उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह स्टीवन राइट। स्टीवन राइट। मेरा मतलब है, कुछ लोग जैसे डेव चैपल, जो शायद महान कॉमेडियन में से एक हैं, लेकिन वह असली मजाकिया हैं। हाँ। पता नहीं कि वह एक द्वीप है या नहीं, वह बस प्राकृतिक है। हाँ, मैं जानता हूं कि आप क्या कह रहे हैं, एक बाहरी अनोखा व्यक्ति। हाँ, वह बस महान है। नॉर्म वाकई में महानता में अनोखे थे। जैसे कि केवल एक ही नॉर्म है, आप जानते हैं, जिनका एक बहुत ही स्पेसिफिक स्टाइल है। क्या कोई वजह है कि आप लोग करीब नहीं थे? लगता नहीं कि आप एक दूसरे के पास थे। मैं उसे पसंद करता था, वो बहुत अच्छा था। उससे बात करना हमेशा अच्छा लगता था। अम, हम बस एक साथ काम नहीं करते थे। हम अक्सर एक दूसरे के आसपास नहीं रहते थे, बस इतना ही था। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं फिर भी उसे पसंद करता था। वो एक शानदार आदमी था। इनके साथ एक मजेदार किस्सा था। 2 बार बस रैंडम मैं हवाई जहाज पे उनके बगल में बैठा था, बिल्कुल उनके बगल में। बस पूरी तरह से रैंडम। और एक बार हम इस हवाई जहाज पर हैं और हम ये बात कर रहे हैं और मैंने कहा, हाँ, मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया। मैं बहुत स्मोकिंग कर रहा था और मैंने बस, ये भयानक है, भयानक धुआँ, ये आपके लिए भयानक है। और हम इस शानदार बातचीत में शामिल हो गए। हम हवाई जहाज से उतरते हैं और वह तेज़ी से एक दुकान की ओर दौड़ता है और सिगरेट खरीदता है जैसे एयरपोर्ट में, और बाहर निकलते समय इसे जलाने लगता है। और मैं कहता हूँ, मुझे लगा तुमने स्मोकिंग छोड़ दी। वो कहता है, हाँ, मैंने छोड़ दिया था, लेकिन स्मोकिंग के बारे में इतनी बात करने से मुझे फिर से स्मोकिंग करने की इच्छा हो रही है। तो जैसे ही वह एयरपोर्ट के दरवाजे से गुजरने वाला है, वह इसे जला रहा है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। वो उस सिगरेट को उसके अंदर लगाने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। वह बस इतना क्रेजी और इम्पल्सिव था और जुआ खेलने से प्यार करता था। जुआ खेलना पसंद था। और इस तरह उसने जोक को सच में जी लिया, जैसे कुछ लोग बस एक नॉन सेक्विटर, हास्यास्पद और बेतुकी तरीके से जीते हैं, और आपको समझ में ही नहीं आता। हाँ, वह वही था। नॉन स्टॉप। नॉर्म के बारे में कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं था। वह हमेशा ऐसे ही रहता था। बस उसका टैलेंट ही उसकी पहचान थी, वही उसकी खासियत थी, समझे? लेकिन ये महान लोगों में से एक है। इस सब के गॉडफादर लेनी ब्रूस हैं। मेरा मतलब है, मेरे पास अपने घर पर लनी ब्रूस के कई कॉन्सर्ट पोस्टर और तस्वीरें हैं जिन्हें मैंने फ्रेम करवाया है। और व्हिटनी कमिंग्स ने मुझे वास्तव में शानदार तस्वीर दी जब उन्हें एक बार अभद्र चुटकुला कहने के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह कॉमेडी के शुरुआती दिनों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने मूल रूप से स्टैंड अप कॉमेडी के मॉडर्न आर्ट रूप को जन्म दिया। उससे पहले यह कुछ लोग थे जो जैसे शो होस्ट करते थे और वे चुटकुले सुनाते थे। वे बस केवल जैसे दो आदमी शराब पी रहे हैं ऐसे ही जोक। हाँ, लेकिन वह इसके बारे में बात करते थे जैसे सोशल इश्यूज। वो लाइफ के बारे में बात करता, वो लैंग्वेज के बारे में बात करता, वो लॉस के बारे में बात करता।
और वह हमेशा रहेंगे पहले व्यक्ति जिन्होंने मॉडर्न स्टैंड अप किया। और जो बात दिलचस्प है, यदि आप जाकर इसे देखने की कोशिश करते हैं, अगर आप आज लेनी ब्रूस को देखने की कोशिश करते हैं तो ये काम नहीं करता, क्योंकि समाज विकसित हुआ है कई तरीकों से। कला एक खिड़की है, खासकर जैसे पॉप कल्चर, आर्ट या मॉडर्न उस टाइम का कल्चर, कला, वो कल्चर पे बात करने वाला आर्ट उस टाइम पीरियड की एक खिड़की है। ये एक थोड़ा बहुत टाइम मशीन है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को रखना होगा कि 1963 में होना कैसा था। 1963 में ये सुनकर कैसा लगता था जब वो ऐसा कहते थे। जो सभ्यता 1963 में थी, हालांकि वह बाहरी तौर पर काफी समान दिखती थी, लोग कार चला रहे थे, सूट पहन रहे थे और सब कुछ सामान्य सा लगता था, फिर भी वह एक अलग दुनिया थी। और जो बातें वह कह रहे थे जो तब बहुत ही टैबू मानी जाती थीं, आज वह इतनी सामान्य हो गई हैं कि हाँ, अब वे बातें चौंकाने वाली नहीं हैं और न ही वो बातें उतनी अच्छी हैं, न ही उतनी मजेदार हैं। आपको वही काम करना पड़ता है। जैसे कि D.H. लॉरेंस की एक किताब है जिसका नाम लेडी चैटरलीज लवर है, और शायद ये बेतुका लगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक शुरुआती किताबों में से एक थी जो एक सदी पहले आई थी। ये किताब अपने सेक्सुअल कंटेंट के लिए बहुत विवादित थी। यह एक महान किताबों में से एक मानी जाती है क्योंकि इसने साहसिकता से एक महिला के अपने पति को धोखा देने के बारे में बात की और इसे सबसे उच्चतम रूप में किया। और वही बात गुलाग आर्किपेलागो के साथ भी है, जो मानव इतिहास के कुछ सबसे डार्केस्ट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है। तब ये सब बातें पूरी तरह से मना थी जब ये बैन थी, क्योंकि अब ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना। हम सबको ये इतिहास पता है, लेकिन जब आप इसके बीच में होते हैं, जब आप अपनी जान को खतरे में डालते हैं और जब आप अपनी किताब के बैन या जलाए जाने या खुद को जेल में पाए जाने का जोखिम उठा रहे होते हैं, तब यही मायने रखता है। हाँ, और किसी ने भी लेनी ब्रूस से ज्यादा जोखिम नहीं उठाया। लेनी ब्रूस को कई बार गिरफ्तार किया गया था और इसने आखिरकार उसकी जान ले ली। मेरा मतलब है, उसने बाथरूम के फर्श पर हेरोइन लेते हुए दम तोड़ दिया और जो मुकदमे वह झेल रहा था उनसे निपटने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये आदमी लगातार गिरफ्तार हो रहा था, मुकदमे झेल रहा था, और फिर उसकी कॉमेडी काफी खराब हो गई थी और उसके कुछ फुटेज भी हैं जिसमें ये सब साफ नजर आता है। अपने करियर के अंत में वह स्टेज पर लीगल पेपर्स लेकर जाता था और अपने केस के बारे में वही पढ़ता था। फिर इसके बाद आता है रिचर्ड प्रायर। रिचर्ड प्रायर अगला महान कॉमेडियन था और जब मैं बच्चा था तो मेरे पर उसका गहरा असर पड़ा था। जब मैं 15 साल का था, मेरे माता पिता मुझे लाइव एट द सनसेट स्ट्रीप दिखाने ले गए थे, जो रिचर्ड प्रायर का कॉन्सर्ट शो था। और मुझे साफ साफ याद है कि मैं उस ऑडियंस में था, मैं वहां पर हंस रहा था और मैं चारों ओर देख रहा था, जहां लोग हंसकर अपनी कुर्सियों से गिर रहे थे, हंसते हंसते मरे जा रहे थे, बस आगे पीछे झूल रहे थे, और मैं भी जोर से हंस रहा था। और मुझे ऐसा लगा ये आदमी सिर्फ बात करके ये कर रहा है। और मुझे उन सभी मूवीज की याद आई जिन्हें मैंने देखा था, जो मजेदार कॉमेडी फिल्में थीं, और मुझे लगा मैंने जितना भी देखा है ये सबसे मजेदार है और वह बस बात करके ऐसा कर पा रहा है। और उसी ने मेरे दिमाग में स्टैंड अप कॉमेडी के प्रति मेरी पसंद का बीज बो दिया, और मेरी कला के प्रति जिज्ञासा यही थी जिसने मुझे इसे टेलीविजन पर देखने के लिए प्रेरित किया, और फिर मुझे आखिरकार ओपन माइक नाइट्स में जाने के लिए प्रेरित किया, और फिर लास्ट में इसे खुद से करने के लिए प्रेरित किया।